नमस्कार और स्वागत है आपका 2020 की पाठशाला में। साल 2020 इतना कुछ हमें सिखा के चला गया है, इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, बाजार में इतना तेज उतार चढ़ाव हुआ है कि समझने का समय ही नहीं मिला। तो हमने सोचा कि एक रिकैप करते हैं इस साल का और अनिल जी के साथ समझते हैं कि आखिर 2020 में हुआ क्या है और जिस तरह का मार्केट एक्शन हुआ है उससे हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ताकि आगे जाकर मार्केट एक्शन के लिए हम और तैयार हों। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, बहुत सारी बातें करनी है, इतना कुछ ये साल सिखा कर गया है। टॉकिंग पॉइंट्स पर आए सर, उससे पहले बताएं, आपने अपने करियर में जो ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा का करियर रहा है मार्केट्स में, कभी ऐसा साल देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा साल छोड़ो दीप, ऐसे साल के आसपास वाला साल भी नहीं देखा कि मतलब आमतौर पर ना जिंदगी में जितनी भी तकलीफें आई हैं जी। उसका एक ही सॉल्यूशन दिखता था और यही कहा जाता था बचपन से, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। ठीक है, और मेहनत करोगे तो पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी। ठीक है, 2008 में जो मंदी आई थी उसमें एक फॉर्मूला मिल गया था कि दुनिया की ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसे में है। बिल्कुल। ठीक है ना। जो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, ये हुआ, सबने डॉलर प्रिंट किए, छापे बांटे और लिक्विडिटी आ गई, वापस मार्केट ठीक हो गई, इकोनॉमी ठीक हो गई। तो वो पैसे वाला सॉल्यूशन पता था और मेहनत वाला पता था। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम आई, कोरोना पैंडेमिक, पैसे की प्रॉब्लम तो होती है जब भी इस तरह की दिक्कत होती है, लेकिन इस बार ये था कि मेहनत मत करो, चुपचाप घर में बैठ जाओ। जितना ज़्यादा बाहर निकलोगे, काम करने की कोशिश करोगे, उतनी रिस्क है। पूरी दुनिया थम गई है जी। और ऐसे में आपको सिर्फ इंतज़ार करना है कि कब ये बला टले। जी। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो कभी पहले सोची नहीं थी कि सिर्फ आपको ये कहा जाएगा कि कुछ ना करें तो बेहतर है कुछ करने से। तो उस लिहाज से ये 2020 का जो सबसे बड़ा लेसन ये था कि कई बार कुछ ना करना भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा ये, जो कुछ मार्केट्स ने किया वो अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि न तो आप इतनी तेज़ गिरावट सोच सकते हैं जी। न इतनी तेज रिकवरी सोच सकते हैं बिल्कुल। जो आपने 2020 में देखी। तो बाजार के लिहाज से भी और पर्सनली आप अपने आप के लिहाज से भी देखें तो 2020 ने बहुत कुछ वो सिखाया है जो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये भी देखेंगे, ये भी सीखेंगे। बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह से अडेप्ट करना पड़ा है हमको एक नए नॉर्मल में, न्यू नॉर्मल में, वो भी इस साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो जो सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट थी इस साल की, कोरोना ही था सर। हाँ। तैयारी ट्रेड वॉर की चल रही थी, आपको याद होगा साल की शुरुआत में ट्रम्प साहब चीन के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, यूएस इलेक्शन पर नजर थी। आउट ऑफ सिलेबस ये कोरोना आ गया। तो क्या सीखें जब ये आउट ऑफ सिलेबस इतना बड़ा टॉपिक आए जो आपको चौकन्ना कर जाए? इम्तिहान जब ज़िंदगी का होना तो तैयार रहिए, आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल। अगर ये इम्तिहान मार्केट का हो तो आप कह भी सकते हैं कि 10 में से 8 क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए, मुझे पता है एक आध दो कभी कभार आ गया तो आ गया, और उसमें आप फेल नहीं होते हैं, मार्क्स कम आते हैं, इतना ही फ़र्क है। लेकिन जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो फेल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और यही इस बार भी हुआ कि आप तैयारी करके बैठें कि ट्रेड वॉर की वजह से चिंता करनी है। आपकी तैयारी है कि कभी भी सुबह सुबह उठकर है ना, ट्रम्प साहब का ट्वीट परेशान कर सकता है, आपकी पोजीशन को परेशान कर सकता है, तेज़ी में मंदी की, मंदी में तेज़ी की ट्वीट आ सकती है। चीन के साथ जो कुछ पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करी थी और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को लेकर, वो आपको पता था। इलेक्शन का साल था, आमतौर पर सब मानकर चलते हैं इलेक्शन के साल में मंदी होगी। बिल्कुल। लेकिन वो इलेक्शन के नज़दीक जाते जाते होती, पहले नहीं होती। राइट। लेकिन ये सब चीज़ें जो पता है, इस पता होने के बावजूद मैं फिर यही कहता हूँ कि वो जो एक लाइफ की पाई बनती है, पूरा सर्कल बनता है जिसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता है कि मुझे पता है। राइट। मुझे पता है कि मार्केट 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। राइट। मुझे पता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो चलती है, फिफ्थ गियर में एकदम फास्ट चलती है। तो ये मुझे पता है कि ये मुझे पता है। कई सारी चीज़ें ऐसी कि मुझे नहीं पता है कि मुझे पता है कि ये मुझे नहीं पता। जैसे कि मुझे ये पता है कि कार में डीजल लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये डीजल बनता कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हमें पता है कि हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो इसकी प्रोसेस है। प्लेन उड़ता है, पता है उड़ता है, लेकिन कैसे उड़ता है ये पता नहीं। तो वो एक बड़ी पाई है, लेकिन उससे भी बड़ी पाई जो है, हमें नहीं पता कि हमें ये पता ही नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं इस साल ने सिखाई कि जो आपका बड़ा सर्कल है लाइफ का, उसमें वो बातें सबसे ज़्यादा हैं कि जो आपको पता भी नहीं कि आपको नहीं पता है। बिल्कुल। और वो अगर हम उनमें से कुछ अपना पाई बढ़ा लें और कुछ उन चीज़ों को सीख लें जो हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता, तो फिर बात अलग है। तो इस बार यही हुआ है। आउट ऑफ सिलेबस जो था, चाहे वो ज़िंदगी के लिए हो चाहे मार्केट के लिए हो, सबसे बड़ी बात यह कि मार्केट में कभी भी आपको कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपने कभी सोची नहीं। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी होगी
आपके लिए एक आध 2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर के लिए होगी। कुछ चीज़ें कभी कभार वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। मैं तो ये कह भी सकता हूँ कि हम चाहे आप फॉर्चुनेट समझे, अनफॉर्चुनेट समझे, हमारी ज़िंदगी में हमने एक ऐसा साल देखा है बिल्कुल। जिसमें शायद 50 साल की उम्र में मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के लिए मार्केट में आपको हमेशा तैयार रहना है, और स्पेशली जब आपको लगता है कि मेरी तैयारी इस पर है, तो दूसरा सवाल आएगा ही आएगा। और स्पेशली जब आपकी तैयारी नहीं हो, तब भी कुछ कुछ ऐसा बाउंसर आएगा ही जिसके लिए आपको तैयारी तो रखनी। जैसे आप कहते हैं, होप फॉर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। एब्सोल्युटली, वो तो हर रोज का काम है। बिल्कुल। पर सर, इसमें आप ये बात बताइए, होप फॉर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट तो हमने कर लिया, स्टॉप लॉसेस भी लगा लिए, पर जिस तरह की बिकवाली आई है स्पेशली फरवरी और मार्च के महीने में, उस तरह की बिकवाली का क्या करें जब आपके लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कोई भी पोजीशन आप ले रहे हैं वो चल नहीं रही। जब ऐसी बिकवाली आती है तो इतनी तेज और इतनी ज्यादा, उसको कैसे समझें फिर? उसका एक ही फॉर्मूला है दीप, अगर आपने सही टाइम पर पकड़ लिया, भांप लिया कि मामला सीरियस है और आप बेच कर निकल गए, तब तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मुझे याद है 11,800 के आसपास हमने बहुत स्ट्रांगली बोलना शुरू किया था, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं फंसना है। बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, 11,800 12,000 पर जब हम बोल रहे हैं तब रजिस्टर नहीं होता। जी, क्यों? ऑल टाइम हाई पर थे उस समय। ऑल टाइम हाई पे कौन सुनता है ना, कोई नहीं सुनता। ये तो अभी भी ऑल टाइम हाई पर अगर लोग सुन रहे हैं तो इसलिए कि अभी यादें ज़्यादा पुरानी नहीं है, 6-8-9 महीने ही पुरानी, इसलिए सुन रहे हैं। आप देख लिए 2 साल बाद वापस इसी तरह का ऑल टाइम हाई और यूफोरिया हुआ तो कोई नहीं सुनेगा, 2020 को भी लोग भूल जाएंगे। करेक्ट। तो उस वक्त जब तक ये रजिस्टर होता है तब तक 12 का 11, 11 का 10, 10 का 9,000 भी हो गया। तो लोगों ने रजिस्टर करते करते ढेर लगाई, तो और वो नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और होता ही यही है, सबके साथ होता है, आपके मेरे साथ भी हो सकता है कि शुरुआत में जब ये बड़ी चीज़ दिखे, और हर आदमी देख भी नहीं सकता, और हर बार हम भी नहीं देख सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। करेक्ट। और अगर हमने इस बार टॉप पर ये निकलने की राय दी तो सिर्फ एक ही वजह से, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा व्यू मार्केट पर नहीं था कि मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। मेरा व्यू एक ही चीज़ पर था कि अगर कोई एक ऐसी समस्या है जो आपको काम करने से रोक रही है, और आपको ये कह रही है घर में बैठ जाओ, तो पैसे से काम नहीं चलेगा। आदमी के का साथ पैसा सभी तभी देता है जब आदमी काम करे, और जब आपको काम करने को नहीं मिल रहा है तो खाली पैसे से क्या कर लेंगे? राइट। बिजनेसेस बंद है, सब कुछ ठप है। तो वो एक थॉट प्रोसेस में लेकर चला था, और मैंने कहा कि नहीं लेना है और अब बेचना है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट तेजी से गिरे, लेकिन जब ये मार्केट तेजी से गिरते हैं 11,000 12,000 पर आपको भरोसा नहीं होगा, 10,000 पर आप सोचेंगे, 9,000 पर सोचेंगे हाँ अब खराब हो रहा है, अब डिसीजन लेता हूँ, तब तक 8,000 आ जाता है। और जब 8,000 7,500 पर आप बेचते हैं और ये सोच कर बेचते हैं कि और ख़राब होगा, तब एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होती है, चाहे आप 38 दिनों में बड़ा करेक्शन 49 दिनों में बड़ा करेक्शन देख ले 38% का, लेकिन हमेशा बात एक ज़िंदगी में याद रखनी है जब इतनी तेज़ गिरावट हो कि मार्केट का न तो ताला लगेगा न बंद होगा। हमारे पहले की इतनी जनरेशन में कभी बंद नहीं हुआ, हमारे आगे की जनरेशन में कभी बंद नहीं हुआ। मार्केट रहने वाला है, हम रहे न रहे, मार्केट जरूर रहेगा। तो ये बड़ा लेसन था कि जो इतनी तेज गिरावट आई है, इस तेज गिरावट में उस वक्त शोर शराबे से, हल्ले गुल्ले से, चीख पुकार से हटकर आपको ये सोचना जरूरी है कि बाजार हर रोज ऐसे नहीं गिरेगा, क्योंकि जिस स्पीड से गिरा था तो फिर तो मुश्किल से 20-30 दिन ही तो चाहिए था, जीरो हो जाता निफ्टी। सही बात है। निफ्टी को जीरो होने के लिए 30 ट्रेडिंग सेशन तो चाहिए था आपको, 40 सेशन, तो वैसा होता नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, ये बड़ा लेसन है, ये न सिर्फ इस गिरावट का, लगभग हर गिरावट का। बिल्कुल। तो ये आपको ट्रेंड और डायरेक्शन समझनी चाहिए। पर क्या उस समय समझ सकते थे सर कि क्या इतनी तेज अगर गिरावट हुई है तो क्या तेजी भी इतनी बड़ी हो सकती है, या फिर जैसे कि अब हमने देखा है उससे भी ज्यादा बड़ी? दीप, एक्चुअली मैं बताऊं ईमानदारी से, बड़ा लेसन ये है, बड़ा लेसन ये नहीं कि गिरावट इतनी हुई है जी, और शायद मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं गिरावट को ज़्यादा अच्छे से भांप पाया, इसलिए मुझे लगता है कि गिरावट वाला लेसन मेरे लिए आसान था। बढ़ने वाला लेसन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से नहीं कि पता था कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम जब 7,600 भी आए तब भी हम ये कह रहे थे कि आप 80% तो इन्वेस्ट हो ही जाइए, 20% थोड़ा हैंडी रखिए। तो काफ़ी लोगों ने किया होगा, जो कर पाए, नहीं कर पाए, अपनी अपनी मनोस्थिति होती है, अपने अपने पैसे की ताकत होती है, लेकिन जो कर पाए। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि इतना फास्ट रिकवरी आ सकती है। 65-70 ट्रेडिंग सेशन में आप वापस से 38% बढ़ जाएंगे, ये मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो बड़ा लेसन मेरे लिए है कि
यू टर्न भी उतना ही फास्ट हो सकता है, यू टर्न नहीं वी टर्न हो सकता है, वीटर नहीं था ये तो सर। ये वी टर्न हो सकता है। और ये मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि इतना तेजी से बढ़े। ये पता था शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करनी है जी। 6 हफ्तों तक करनी है, 6 महीने करके बैठ जाएंगे शांति से, देखेंगे भी नहीं बाजार में। अब 6 महीने नहीं देखते तो इसका मतलब क्लियर कट है, जो हमारा पुराना फॉर्मूला इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर है। जाना ऊपर ही है। अब वो अंत इतना जल्दी आ जाएगा निफ्टी के नीचे से ऊपर जाने का, ये नहीं पता था। और अच्छा है, फॉर्चुनेटली इंसान ऊपर जाए उससे पहले निफ्टी ऊपर पहुंच गया, तो ये बढ़िया बात है। तो ये एक बड़ा लेसन मेरे लिए, एक्चुअली 2020 का सबसे बड़ा लेसन ये था। लेकिन इसके पीछे जो एक समझ मेरी बनी है दीप, वो मैं बताना चाहता हूँ, और ये कि शायद हम नहीं, मैं अपनी बात करूँगा, मैं पुराने ज़माने का हो चुका हूँ ठीक है। हमने वो आदत ही नहीं कि हमारे में कि हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी गिरें, जल्दी जल्दी संभलें। ये नई जनरेशन है जी। नई जनरेशन के मार्केट हैं। ये मार्केट वो नहीं है जहाँ पर कोई स्टील कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनियां बाजार चलाती थी जी। राइट। बड़ी बड़ी फैक्ट्री जिसके पास है वो बड़ी कंपनियां, जो बड़ी गाड़ियां बनाने वाली, बड़ी सीमेंट बनाने वाली, स्टील बनाने वाली, ये कंपनियां बड़ी है। ये ज़माना ही बदल गया है। आज सारी बड़ी कंपनियां वो जिनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ हवा में, टेक्नोलॉजी, खुद सब के कुछ assets इंटरनेट नहीं पे, है। एसेट्स नहीं, क्लाउड पे है सब कुछ, हवा में, बादलों में ठीक है, वो बड़ी कंपनियां हैं। करेक्ट। तो ये बड़ा लेसन है मेरे लिए कि वक्त बदल गया है, नई जनरेशन बहुत फास्ट है, नई जनरेशन के बाजार बहुत फास्ट है, गिरेंगे भी तेजी से और बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से। और ये सबसे बड़ी सीख है। तो अगर अब हमें इस तरह की कोई गिरावट आती है तो मैंने क्या सीखा है भूल जाओ। मेरे पहले वाली जनरेशन की बुक्स में मैंने क्या पढ़ा है भूल जाओ। 2020 में हमने क्या सीखा है वो आगे काम आएगा। जितना तेजी से गिरो उतना तेजी से बढ़ सकते हैं। और इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या था? ये जो लिक्विडिटी आई है, ये हमें क्या सिखाती है कि कितनी ताकत है पैसे में? अगर इतनी लिक्विडिटी के बाद भी बाजार नहीं बढ़ता तो भगवान के बाद जो सबसे बड़ा जिसको आप मानते हैं पैसा, उससे पैसे से विश्वास ही उड़ जाता है कि पैसे की ताकत ही नहीं है क्या? फिर पैसा अपने आप में बड़ी ताकत है। लिक्विडिटी वो कहते हैं कि मतलब 100 दुखों की एक दवा है जी। जेब में पैसा हो तो आपके काफ़ी दुख दर्द या तो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या आप उनको भूल जाते हैं, या वो आपको उतना पिंच नहीं करते हैं। पर ये पैसा मिल किसको रहा है सर? स्टिमुलस में तो डायरेक्ट पेमेंट मिल गया, आपके बट मेरे अलावा ऐसा सबको। पैसा किसको मिला है? सी पॉइंट ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पैसे से पैसा बनता है। ओके। कमाई का रास्ता पैसा खुद ढूंढ लेता है कि कहाँ पैसा बनेगा। आज आप सोचिए इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में कितने नए इन्वेस्टर्स बाजार में, जी, रिकॉर्ड। राइट। क्यों? एक फुर्सत में बैठे हैं, दिन भर कितना आप है ना सलमान शाहरुख की मूवी देख लेंगे, और कितनी बार देख लेंगे एक ही मूवी को जो 10 बार आती है। तो चलिए लोगों ने चैनल चेंज करते करते जी बिजनेस भी देखा है और लगा कि हाँ यार लड़के ठीक बात करते हैं, कुछ काम की बात करते, कभी पैसा बन सकता है। वहाँ से जो प्रोसेस शुरू होता है। दूसरा, आपके पास कमाई की कोई साधन है नहीं। तीसरा, ये छोटा मोटा पैसा, ये ऐसा मार्केट है जहाँ आप 1000-2000 रुपये से चालू कर सकते हैं। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि आपको यूएस फेड की लिक्विडिटी चाहिए पैसा बनाने के लिए, वो तो जिनके पास है वो खरीद ही रहे हैं एफआईज। लेकिन आपके मेरे पास लिमिटेड पैसा है और उसे हम सेंसिबल तरीके से इन्वेस्ट करें तब भी हम पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ये लेसन 2020 में मिला है। इसलिए जिसके पास जितना पैसा था और जितना समय था, जितना उसका जिगर था, उसने उतना पैसा बाजार में लगाया और पैसा कमाया। तो ये इस साल का एक और बड़ा ड्राइविंग फैक्टर ये कि सारी समस्याओं का ना भी कहें तो ज़्यादातर जिंदगी की समस्याओं का और बाजार की समस्याओं का समाधान पैसे के पास है। ये क्लियर मैसेज था सर। अच्छा, इसमें बताइए कि अब पैसा आ गया, आप जो बात कर रहे थे वी रिकवरी आई, तो सेंटिमेंट बदलने में और बिगड़ने में कितना वक्त लगता है? 9:15 से 3:30 और 3:30 के बाद फिर 9:15 मतलब कहाँ टाइम लगता है दीप? सेंटिमेंट तो ऐसा ना हर पल बदल सकता है और बदलता भी है जी। नहीं तो भाव बदलेंगे क्यों? भाई ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस की 3 घंटे पहले कमाई बहुत ज़्यादा थी, कंपनी के 3 घंटे में कमाई कम हो गई हो, वैसा तो होता नहीं। 9:15 बजे बहुत कमा रही थी, 3:30 बजे कम कमाना शुरू कर दिया हो। बट भाव तो हर सेकंड बदलता है और हर एक मोमेंट पे 2 लोग हैं जो कॉन्ट्रा व्यू रखते हैं। एक का बेचने का व्यू है, एक का खरीदने का व्यू, तब ट्रेड होता है। दोनों समझते हैं कि मैं सामने वाले से ज़्यादा समझदार हूँ। सही बात है, राइट। ये व्यू है तभी ट्रेड होता है। सो पॉइंट ये कि सेंटिमेंट बनने और बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। हाँ, बिगड़ने में थोड़ा वक्त कम लगता है
जल्दी से बिगड़ जाता है। देखिए, सेंटीमेंट बिगड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खराब खबरें चाहिए। हाँ। मूड खराब और 2-3 ऐसे मुरझाए हुए चेहरे और ऐसा गंदे तरीके से बात करते हुए 2 एंकर जो बड़ा होपलेस से दिन नजर आए कि भाई दुनिया ही लुट चुकी है, उतने में मूड खराब हो जाता है। लेकिन सेंटीमेंट सुधरने के लिए सिर्फ अच्छी खबरें नहीं, अच्छी खबरों के साथ थोड़ा पैसा भी चाहिए। क्योंकि सिर्फ सेंटीमेंट अच्छा है लेकिन कोई खरीदे ना तो, और खरीदेंगे तब पैसा चाहिए। तो सेंटीमेंट सुधरने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सेंटीमेंट बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मंदी के लिए खराब सेंटीमेंट काफ़ी है, तेजी करने के लिए पैसा लगता है। तो हमारी टेंडेंसी है कि खराब खबर पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, अच्छी खबर पर थोड़ा टाइम ना, ट्रस्ट का सवाल नहीं, रिएक्शन का सवाल। रिएक्शन का सवाल है। रिएक्शन का सवाल है। रिएक्शन क्या है? लालच से डर बड़ा रिएक्शन इमोशन है। लालच सबको है, मुझे भी लालच है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा डर है कि मेरी ये कुर्सी ना चली जाए कहीं उसके चक्कर में। सही बात है। करेक्ट। तो पॉइंट ये कि डर आपका बड़ा इमोशन है लालच से, और जब सेंटीमेंट खराब होता है तो डर आप पे हावी होता है। ओके। और इसलिए आप तुरंत जल्दी, अरे छोड़ो यार, बेचो, जो बच रहा है वो ठीक है। तब आप ये नहीं सोचते कि मार्केट जीरो हो जाएगा, तब आप ये नहीं सोचते हैं कि शेयर का भाव जीरो हो जाएगा, तब ये भी नहीं सोचते हैं कि कंपनी बंद हो जाएगी। ये सब रहने वाला है, फिर भी आप बेच देते हैं और लोएस्ट लेवल पर बेचते हैं। करेक्ट। तो ये सेंटीमेंट वाला जो मामला है ना, ये नेगेटिव साइड पर ज़्यादा काम करता है। ओके। पॉजिटिव साइड पर करता है, धीमे करता है, और उसके लिए आपको साथ में पैसे भी चाहिए। तो सर, अगर डर और लालच का माहौल हो और जिस तरह से मार्केट गिर रही थी या फिर रिकवर हुई, इसमें फिर फंडामेंटल्स का क्या रोल होता है सर? फंडामेंटल्स का रोल वैसे 3 महीने में एक ही दिन होता है जिस दिन तिमाही नतीजे आते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन दीप, देखिए, पॉइंट क्या है, जब आप गिर रहे हैं तो खराब सेंटीमेंट से गिर रहे हैं, जब आप सुधर रहे हैं तो अच्छे सेंटीमेंट के साथ लिक्विडिटी से सुधर रहे हैं। फंडामेंटल्स का रोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। हर दिन नहीं, एक दिन में कभी देश के कंपनी के फंडामेंटल बदलते बिगड़ते नहीं। कोई एक आध केस हो जाए वो अलग बात है जी, कोई घोटाला निकल जाएगा या कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आए, कोई बड़ा एक्विजिशन हो जाए, वो तो अलग बात है कि अदरवाइज एक दिन में कभी किसी देश के, कभी किसी मार्केट के, कभी किसी स्टॉक के फंडामेंटल नहीं बदलते जी। फंडामेंटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलते हैं। मैं आपको सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आप 10 साल का एक चार्ट निकाल के देखिए, HDFC लिमिटेड फॉर एग्जांपल जी। 10 साल का उसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट में उसकी स्टॉक प्राइस की ग्रोथ भी वैसी दिखेगी। लेकिन आप 10 दिन का निकालिए, कोई कोरिलेशन नहीं। सही बात है। करेक्ट। क्योंकि 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने में क्या होगा पता नहीं, लेकिन 10 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस फंडामेंटल्स के बेसिस पर होगी। 10 साल में मार्केट की परफॉर्मेंस देश की इकोनॉमी के बेसिस पर होगी। ये आप आसानी से कह सकते हैं। सो फंडामेंटल का रोल हर वक्त है, लेकिन हमें कब पहचानना है, हमें कब देखना है, किस वक्त क्या हावी है। जब मार्केट स्टेबल है, ये बात है। तब आपको फंडामेंटल पर फोकस करना है कि अब मार्केट ठीक है, स्टेबल है, खबरें कम है, उतार चढ़ाव कम है, ट्रिगर्स कम है। अब मुझे सोचना है हम अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं क्या, इस कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ सकती है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या सिचुएशन हो सकती है, रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, बजट कैसा आ सकता है। ये सारे सवाल है ना स्टेबल मार्केट में पूछे और समझे जाते हैं। खराब मार्केट में या बहुत अच्छे मार्केट में, अब आप देखिए, अगर मार्केट बहुत अच्छा है, यूफोरिया है, लाइफ हाई पे कौन फंडामेंटल की बात करता है? उस समय सबको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, और जब 7,500 की निफ्टी है तो सबको खराब लगते हैं, उसी कंपनी के, उसी मार्केट के। इसलिए फंडामेंटल का रोल स्टेबल मार्केट में है। जब आप है ना शांत दिमाग से बैठकर आंख बंद करके सोचते हैं कि हाँ भाई क्या ठीक है क्या खराब है, तब जहाँ आपाधापी है, यूफोरिया है, भागम भाग है, एक्शन लेना है ऊपर या नीचे का, वहाँ तो इतना सोचने का टाइम ही कहाँ है। पहले एक्शन, फिर बाद में वो बोलते कई बार, जैसे मतलब फर्स्ट इन्वेस्ट देन इन्वेस्टिगेट ये तेजी के मार्केट का मंत्र है। पहले खरीद लो फिर रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च करने जाओगे तब तक पता चला भाव हो गया। और मंदी का मार्केट वही है, पहले गोली मारो और फिर पूछो गुनाह क्या है। तो पहले बेच दो, शॉर्ट कर दो, फिर देखो अच्छा क्यों बेचा है। ये टिपिकल तेजी और मंदी के मार्केट है। समझ गया सर। तो अगर ये यूफोरिया वाला मार्केट है, इतनी अच्छी तेजी आ रही है या मंदी भी आ रही है, तो जो मोमेंटम है उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए सर? मोमेंटम का फायदा उठाना बहुत आसान है और बहुत अच्छा है, और वो करना भी चाहिए हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को। और उसका सिंपल फॉर्मूला एक ही है दीप, बिल्कुल सिंपल। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। किस लेवल के नीचे बाजार जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, ओके। किस लेवल के नीचे स्टॉक जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा।
अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो आपकी पूरी ऊपर की तेजी है आपकी जी। पूरी, तब आप मोटा पैसा कमाएंगे कम स्टॉक खरीद कर भी। क्योंकि आप है ना, होता क्या है, आपने 10 में लिया 12 में बेच दिया 2 रुपये बन गए, 18 में लिया 22 में बेच दिया 4 रुपये बन गए, 35 में लिया 38 में बेच लिया, और बाद में 52 में लिया और बेचा 30 में। आखिर वाला जो बिकेगा ना आपका नीचे में, वो आपके पीछे के 5 ट्रेड की कमाई साफ कर देता है। सही बात है सर। तो ऐसे में बेहतर ये कि जब ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर या नीचे का जो भी आपकी पोजीशन हो, तेजी या मंदी की, और वैसा मार्केट है, आप उसको ट्रेल करते चलें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और मोमेंटम प्ले करने का सिंपल एक ही तरह। इसके अलावा मुझे तो कोई फॉर्मूला आज तक मिला नहीं। मुझे पता होना चाहिए कि अगर निफ्टी 13,600 के नीचे जाएगा तो मुझे निकल जाना है। मुझे पता होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी इस 30,000 के नीचे जाएगा तो मुझे निकल जाना है। या मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा शॉर्ट का लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी गया तो मैं काट लूँगा। नहीं तो आप मोमेंटम के अगेंस्ट हैं। कई लोग अभी भी बैठे हैं 12,000 12,500, किस किस लेवल से शॉर्ट बैठे हैं, करते जा रहे हैं शॉर्ट। करेक्ट। तो आपको दोनों तरफ मोमेंटम के साथ रहना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। और मोमेंटम को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका, डिफाइन योर स्टॉप लॉस। आपकी जो रिस्क है उस हिसाब से, या फिर जो बुकिश स्टॉप लॉस टेक्निकली निकल कर आता है, आपकी मर्जी है क्या रखना चाहे, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए और डिसिप्लिन से फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना ज़रूरी है सर। आप ये बात कर रहे थे कि मालूम होना चाहिए किस बाजार में क्या चलेगा। इस साल एक डिबेट निकली है, वैल्यू स्टॉक्स वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स। यहाँ से क्या समझे सर, ये होते क्या है और समझे क्या है? वैल्यू स्टॉक सिंपल है कि जिनमें जो शेयर का दाम चल रहा है, उस शेयर के दाम से ज़्यादा उस कंपनी के पास एसेट्स और कैश हैं, उसके एसेट्स हैं। जो हमारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स। ओल्ड इकोनॉमी के भाई, आप कहते हैं ना 1 रुपए की चीज़ 54 में मिल रही जी। है ना, कि आज यही सीमेंट प्लांट लगाने जाओ 5,000 करोड़ में लगेगा, देखो पूरी कंपनी की वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए, ये वैल्यू स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक वो है कि आज मेरे बड़े बेटे ने बर्गर खाना शुरू किया, कल छोटा भी शुरू करेगा, बस बाद में उसके बच्चे भी करेंगे। जी। करेक्ट। तो ग्रोथ, ये बिजनेस बढ़ने वाली चीज़ है। सीमेंट उतनी शायद लगे, ज़्यादा ना लगे, स्टील उतना ही लगे, लेकिन कई सारे न्यू एज स्टॉक्स हैं जी। जिनमें ग्रोथ आ सकती है। तो ग्रोथ स्टॉक वो है जो फास्ट बढ़ते हैं रेवेन्यू के मामले में, प्रॉफिट के मामले में बढ़े ना बढ़े, रेवेन्यू के मामले में फास्ट बढ़ते हैं। और वैल्यू स्टॉक है वो जो रेवेन्यू वगैरह के मामले में बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अब अलग अलग, अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं महंगे मिलेंगे, वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं सस्ते मिलेंगे। लेकिन उन सस्ते स्टॉक्स की वैल्यू है ना, तेजी के आखिरी चरण में जाकर मिलती है, जब लोगों के पास आइडिया खत्म हो जाते हैं। ग्रोथ स्टॉक सब बहुत महंगा है, 100 के मल्टीपल पर है, 150 के मल्टीपल पर जुबिलेंट है, 200 के मल्टीपल पर बर्गर है, अब क्या खरीदूं, चलो कोई बात नहीं एनएमडीसी खरीद लेता हूँ, 80 रुपये पर चल रहा है 60 रुपये तो कैश ही पड़ा है। इस तरह के जो लॉजिक आते हैं, तब आपके वैल्यू स्टॉक्स की आप कौन से अच्छे हैं, ये स्टॉक को देख के मत डिसाइड कीजिए, अपने आप को देख के डिसाइड कीजिए, आपकी माइंड सेट क्या है जी। क्या आप खरीद कर शांति से कुंडली मार कर बैठ सकते हैं वैल्यू स्टॉक पर कि मैं 2-5 साल मेरी जब वैल्यू निकल कर आएगी तब देखूंगा? नहीं, तो आपके लिए ग्रोथ स्टॉक अच्छे हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो आराम से बैठा हूँ, जब चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी 3,000 पॉइंट बढ़ जाए, मेरा स्टॉक 10% 15% ही बढ़े, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बढ़ेगा, तो आप वैल्यू स्टॉक्स में पैसा डालिए। मार्केट के साथ मोमेंटम के साथ रहना है तो ग्रोथ स्टॉक्स। पर सर मोमेंटम हो या नहीं हो, ग्रोथ हो या वैल्यू हो, एक सवाल सबके मन में आता है, मिड कैप और स्मॉल कैप्स कब खरीदें? क्योंकि जब आइडियाज निकलते हैं तो यहीं पर आइडियाज लोग सर्च करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप हर वक्त खरीदिए, हर वक्त खरीदें। हाँ, और हर वक्त रिस्की है, उतने ही, कैसा ही बाजार हो, कैसा भी बाजार हो, हर वक्त उतनी रिस्क है उनमें। लाइफ टाइम हाई पे भी उतनी रिस्की है और लाइफ टाइम लो पर भी उतनी रिस्की है। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप जब आप खरीद रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं जी। आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, मतलब आपने कोई मनपसंद खरीदी तो आप मान कर चले कि आईटीसी ज़्यादा ग्रो करेगी, करेक्ट जी। राइट। आप ये मानकर चल रहे हैं कि मनपसंद का मैनेजमेंट, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आईटीसी जितना मजबूत नहीं होगा तो भी ठीक है। कई सारे एजम्पशंस आप मानकर चलते हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि ठीक है आज डेट ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेगा। ये एजम्पशंस आप जो लेकर चलते हैं किसी भी मिड कैप शेयर को खरीदने के पहले, करेक्ट, वो एजम्पशंस आपके सही होंगे या गलत होंगे, ये इसका जवाब आज नहीं है, फ्यूचर में। इसलिए चाहे आप लाइफ टाइम लो पर खरीदें चाहे लाइफ टाइम हाई पर खरीदें, रिस्क उतनी है। फर्क क्या है? फर्क ये कि जब आप लाइफ टाइम लो पर खरीदते तो आपके लिए डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है, लेकिन कंपनी के सक्सेसफुल होने की रिस्क खत्म नहीं होती। भाव कम होने से जरूरी नहीं कि शेयर बहुत अच्छा चल जाएगा जी। कंपनी की परफॉर्मेंस तो कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से आएगी, करेक्ट। सही बात है सर। और अगर आपने सही भाव पे खरीदा है और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आनी है तो लाइफ टाइम हाई पर भी खरीदेंगे तो पैसा बना तो भी लेंगे, पैसा बनेगा।
करेक्ट। तो इसमें आपको देखना इस तरीके से कि क्या मैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खरीद रहा हूं, तो जो रिस्क मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये रिस्क है, जो मुझे पता है कि हाँ ये है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो रिस्क हमेशा रहेगी बस। बिल्कुल। तो फिर सर सवाल यही बनता है, इस साल की अगर सारी सीखों को मिलाएं, बदलते समय में अपने पोर्टफोलियो को कैसे बदलना चाहिए? सबसे मुश्किल काम यह है कि आपको अपने आप को बदलना पड़े। हाँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि दीप बदल जाए और दीप सोचते होंगे कि अनिल सर बदल जाए। हाँ। वो क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल काम है। जी। सेम वही सिचुएशन है दीप, हम चाहते हैं हमने जो पोर्टफोलियो बना लिया वही परफॉर्म करें, सही बात है ना, मार्केट हमारे हिसाब से चले। कई बार ऐसा होता है कि आपको बदलने की ज़रूरत ही नहीं और फिर भी आप ज़बरदस्ती बदलते हैं पोर्टफोलियो को, और कई बार ज़रूरत है नहीं बदलते। दोनों ही अप्रोच गलत है। अगर आपके पास स्टॉक ठीक है और आपको लगता है ये वक्त की बात है, आज नहीं चल रहा कल चलेगा, पेशेंस है। मैं क्लियर एग्जांपल देता हूँ मालामाल वीकली स्टॉक का। हम बहुत रिसर्च करके लाते हैं और हम हमेशा यही कहते थे कि आप आराम से खरीदिए, कोई जल्दी नहीं, जब खराब दिन हो खरीदिए। कोई 20% का सर्किट लग के खरीद के कूद के लाइन में लग के लेने की जरूरत नहीं, आराम से मिलेगा। ये फिल्म है ना 25 साल चलने वाली मराठा मंदिर में, DDLJ, आराम से टिकट मिलेगी, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, तब लीजिए। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर वो पेशेंस नहीं है, आपके अगर जो एंट्री गलत हो जाए तो फिर आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है कि मैं बदलूं कैसे। अब फिर होता है कि जैसे आपके स्टॉक के चलने का वक्त आता है, आप कोई दूसरा ले लेते हैं और वो लेते हैं जो चल चुका है। सिमिलरली तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा है कि आपको बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक पड़ा रहने दीजिए। और कई बार आपको बदलने की ज़रूरत है, अरे मैंने तो 250 में लिया था, अब तो 125 हो गया, 150 हो गया, 100 हो गया, पड़ा है ना, कभी न कभी तो भाव आ ही जाएगा। वो कभी न कभी भाव आने में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है। तो आपको उसका एक ही फॉर्मूला है जो मैं देता हूँ, हर रोज आपके पोर्टफोलियो को एक नए तरीके से देखना है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, जो फ्रीक्वेंसी में आप देखना चाहें। अगर आज आपके पास आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, आपके हाथ में 10 लाख रुपए मैं दे दूं, तो क्या आप आज यही 10 शेयर इसी प्रोपोर्शन में खरीदेंगे? समझ गए। अगर उसका जवाब ना है तो फिर आप सोचिए कि क्या, क्यों, और फिर ये सोचिए। और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर रोज आप बदलें ही। फिर उसके बाद सोचिए कि क्या मेरे पास बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है तो कितना बेटर ऑप्शन है, उसके बाद टैक्सेशन का क्या एंगल होगा। 10 और चीज़ों को सोचकर आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में बदलाव करना इतना आसान काम नहीं है और इतना आसान होना भी नहीं चाहिए। होगा तो फिर आप इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाएंगे। सही बात है। आप प्राइस को ट्रेड करेंगे, आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो याद रहे, जब आप इन्वेस्टर हैं, आपको किसी कंपनी में, कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के प्रमोटर्स में इन्वेस्ट करना है। भाव को ट्रेड करने वाला अलग आदमी है, ट्रेडर है वो जी। उसके लिए रिलायंस का मार्केट कैप मायने नहीं रखता, उसके लिए रिलायंस का भाव मायने रखता है। करेक्ट। और जो इन्वेस्टर है उसके लिए किसी कंपनी का मार्केट कैप और प्रॉफिट मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि 1500 का स्टॉक है और वो 5 रुपये बढ़ा तो कितना प्रॉफिट होगा, और 500 का स्टॉक है 5 रुपये बढ़ा तो कितना प्रॉफिट होगा। ये ट्रेडर कैलकुलेट करता है। तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल अनिल जी, तो काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई है सर इस साल, और मेरा सौभाग्य लिए था तो कि कम से कम। आपके साथ बैठ के ऐसे मार्केट में सारे इवेंट्स हमने फेस किए, नेगेटिव प्राइजेस भी हमने आते हुए देखे, येस बैंक को भी 40 से 5 रुपए होते हुए देखा, तो और 5 से 20 5 से 20 उसी दिन होते हुए देखा। तो काफ़ी इवेंटफुल रहा है सर, साल रहा है सर, और काफ़ी सारी लर्निंग्स हुई। ये थी अनिल जी की तरफ से 10 बड़ी लर्निंग्स इस साल की, और आशा है कि इस साल आप हमारे साथ जब जुड़े हैं तो हर स्टेप पर आपने इन लर्निंग्स को सीखा है। एक शॉर्ट रिकैप हो गया इस साल का। अनिल जी आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स को इस पूरी जर्नी समझाने के लिए। 2020 की पाठशाला में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मार्केट एक्शन आपके लिए।